Hello students, now let's start with the second lecture on Bohr's model. In the first lecture we had completed till the introduction and the 2 points, 2 developments that led to the formulation of Bohr's model. Now in this lecture we are proceeding with first subsection of the third section of second chapter. 2.3.1 means second chapter, third section and first subsection, wave nature of electromagnetic radiation. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो नेचर्स हैं, एक तो वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर. तो पहले चर्चा हम वेव नेचर पे करेंगे और फिर हम इसके पार्टिकल नेचर की चर्चा करेंगे, जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डुअलिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी. अब जब हम रेडिएशन कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ना तो वेव की बात कर रहे हैं और ना ही हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं. रेडिएशन कहने का मतलब अभी हम न्यूट्रल हैं, अभी हम ना तो वेव कह रहे हैं ना तो पार्टिकल कह रहे हैं. इसीलिए आप देखिए हेडिंग में लिखा गया है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यानी रेडिएशन एक चीज़ है और उसका वेव नेचर और उसका पार्टिकल नेचर, ये उसके दो एस्पेक्ट्स हैं. तो जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं तो आप न्यूट्रल हैं अभी, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे, क्योंकि ये टर्म भी आपके सामने आएगा EM वेव्स के नाम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो जैसे ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे रेडिएशन की जगह पे, यानी कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर की बात कर रहे हैं, वेव कंसीडर किया जा रहा है. तो ये खास बात है. ये कुछ बहुत बेसिक बातें हैं जो बहुत क्लियर होनी चाहिए. In the mid-19th century, physicists actively studied absorption and emission of radiation by heated objects. These are called thermal radiations. देखिए कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी के मिड में फिजिसिस्ट जो थे वो बहुत एक्टिवली इस चीज़ पे लगे हुए थे कि जो गर्म बहुत हॉट बॉडीज़ हैं, हॉट बॉडी रेडिएशन भी कहते थे उन्हें, उनसे कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकलती रहती थी. कोई भी बॉडी को जब आप हीट करेंगे, ठंडा है और आप हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उस वक्त वह ऑब्जेक्ट लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है. और जब आप उसे हीट करना बंद कर देंगे और उस ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग उस ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर पे होगा, तो ऑब्जेक्ट अब हीट एमिट करेगा, लाइट एमिट करेगा, यू कैन से, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आप कह सकते हैं, वो एमिट करेगा. तो इसी की बात यहाँ की जा रही है कि एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना और एमिशन का, दोनों फिनोमेना ऑब्जेक्ट को हीट करके ये स्टडी किया गया. दीज आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस. और ये जो रेडिएशंस वो हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट कर रहा था, एमिट कर रहा था, उसको थर्मल रेडिएशंस कहा गया. दे ट्राई टू फाइंड आउट ऑफ व्हाट द थर्मल रेडिएशन इज मेड. और वो फिजिसिस्ट जो थे वो ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि ये थर्मल रेडिएशंस किस चीज़ के बने हुए हैं. यानी कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, उससे रेडिएशंस निकल रही हैं, तो आखिर ये गर्म है तो निकल रहा है, ठंडा है तो नहीं निकल रहा है. गर्म होने के बाद ये रेडिएशन जो निकल रही है वो किस चीज़ से बनी हुई है. इट इज़ नाउ अ वेल नोन फैक्ट दैट थर्मल रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स. अब देखिए ये कहा जा रहा है कि अब ये वेल नोन है, पता चल चुका कि वो थर्मल रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बनी है. अब आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जा रहा है, रेडिएशन नहीं कहा जा रहा है, जो बात मैंने शुरू में बताई थी. थर्मल रेडिएशंस, रेडिएशन कहने का मतलब अभी हमें पता नहीं है कि वो वेव है या क्या है, पार्टिकल है, लेकिन अब कह दिया गया कि भाई ये वेव्स हैं और इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ होंगी. इट इज़ बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स विच वर अननोन इन द मिड 19th सेंचुरी. कह रहे हैं कि अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बनी हुई हैं थर्मल रेडिएशंस, इसको सपोर्ट करने वाले जो कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर.
अप टू मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स का डिटेल अभी भी अननोन था, अभी इनके बारे में बहुत कुछ पता नहीं था। फर्स्ट एक्टिव स्टडी ऑफ थर्मल रेडिएशन लॉज occurred in the 1850s, and the theory of electromagnetic waves and the emission of such waves by accelerating charged particles was developed in the early 1870s by James Clerk Maxwell। अब ये देखिए कह रहे हैं 1850 में पहला एक्टिव स्टडी हुआ इस पे, फिर 1870 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो थे इन्होंने इसके बारे में डिटेल स्टडी की, एंड विच वाज एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म्ड लेटर बाय हेनरिक हर्ट्ज। और बाद में जो हेनरिक हर्ट्ज थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके मैक्सवेल की फाइंडिंग को कन्फर्म किया। तो फाइंडिंग क्या थी, जैसा कि पीछे लिखा है कि एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होंगे, एक्सेलरेटेड का मतलब चार्ज्ड पार्टिकल का मोशन एक्सेलरेटेड है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। चार्ज्ड पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए, तभी हम एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल कहेंगे। अब जब वेलोसिटी चेंज होगी चार्ज्ड पार्टिकल की, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो भी एक्सेलरेटेड चार्ज कहलाएगा। और यदि चार्ज्ड पार्टिकल का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन भले ही फिक्स्ड हो, तो भी वो एक्सेलरेटेड कहलाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही वेलोसिटी का चेंज हो रहा हो, तो भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कहलाएगा। तो ये तीनों केसेस हैं जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि चार्ज्ड पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा, और हेनरिक हर्ट्ज ने इसे बाद में कंफर्म किया। Here we will learn some facts about electromagnetic radiations। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जानेंगे। James Maxwell 1870 was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetic fields on a macroscopic level. He suggested that when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted. These fields are transmitted in the form of waves called electromagnetic waves or electromagnetic radiation। अब देखिए वही बात कही जा रही है कि जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, उसमें उन्होंने कहा कि चार्ज्ड बॉडीज़ का बिहेवियर कैसा होगा जब उसे इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि ही सजेस्टेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मूव अंडर एक्सेलरेशन, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है, यहाँ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड से क्या मतलब है? अल्टरनेटिंग मतलब जिसका डायरेक्शन बदलता रहेगा, उसे हम अल्टरनेटिंग कहेंगे। अब ये इस फिगर से आपको ठीक से समझना होगा। अभी फिगर को एक्सप्लेन करूँगा मैं। Light in the form of radiation known from early days, and speculation about its nature dates back to remote ancient times। कह रहे हैं कि जो लाइट का रेडिएशन फॉर्म है वो बहुत दिनों से माना जा रहा है कि लाइट रेडिएशन है ना, अर्ली डेज से और एंशिएंट टाइम से। और उसके बारे में जो कयास लगाए गए हैं उससे ये पता चला है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है किसी कॉन्सेप्ट को अगर हम ठीक से नहीं जाते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं, कयास लगाते हैं, तो उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। इन अर्लियर डेज न्यूटन लाइट was supposed to be made of particles, corpuscles, and it was
only in the 19th century when wave nature of light was established। कह रहे हैं कि जो शुरू में न्यूटन के टाइम में और लोग थे वो साइंटिस्ट पार्टिकल को न्यूटन साहब ने कार्पसल्स कहा था, लाइट के पार्टिकल नेचर के लाइट को कहा गया कि वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। लेकिन 19th सेंचुरी में जाके लाइट का वेव नेचर इस्टेब्लिश हुआ। मैक्सवेल वॉज अगेन द फर्स्ट टू रिवील दैट लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर, फिगर 2.6। तो मैक्सवेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि लाइट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑसिलेटिंग कह रहे हैं। ये ऑसिलेटिंग का मतलब क्या है? ये इस फिगर में 2.6 में बताया गया है। अब फिगर 2.6 का एक बार ध्यान से आप एक्सप्लेनेशन समझिए, और किसी भी फिगर का एक्सप्लेनेशन समझने के पहले उसका फुटनोट ज़रूर पढ़िए। फिगर 2.6 का फुटनोट क्या है? द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। These components have the same wavelength, frequency, speed and amplitude, but they vibrate in two mutually perpendicular planes। Vibrate यहाँ कहा जा रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब इस फिगर को जरा ध्यान से देखें। X axis is direction of propagation, Y axis and Z axis, they all are mutually perpendicular to each other। X Y Z axis कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आप देखिए रेड कलर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को वेव के शो किया गया है, और ब्लू कलर से मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को शो किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक प्लेन जो नीले रंग से दिख रहा है, ब्लू कलर का है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन इमेजिन करिए जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंटेन कर रहा है, और ग्रे कलर का जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन आप इमेजिन, एक हॉरिजॉन्टल ब्लू और वर्टिकल ग्रे जो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस को कंटेन कर रहा है। तो ग्रे वाला जो प्लेन है इस पे रेड लाइंस बनाई गई हैं, यानी वर्टिकल डायरेक्शन को वर्टिकल प्लेन जो आप इमेजिन करेंगे ग्रे कलर का, उस प्लेन के ऊपर ये रेड कलर से अगर लाइन बनाई जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन शो कर रहा है। ऑसिलेशन आप देख सकते हैं साइन कर्व जैसे आप बनाते हैं, उसका मैग्नीट्यूड ओरिजिन से पहले इतना है, फिर घट रहा है धीरे धीरे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखिए, ये मैग्नीट्यूड घट रहा है, फिर ज़ीरो हो रहा है, फिर मैग्नीट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पीक पे गया, फिर घटते घटते फिर ज़ीरो हुआ। तो ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट वो ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, घट रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है और घट रहा है, और ये ऑसिलेट कर रहा है। यही बात यहाँ पे समझाई गई है। सिमिलरली आप अगर देखेंगे तो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बढ़ रहा है और घट रहा है। ये देखिए आप, ये कम होते होते ज़ीरो हो गया कोऑर्डिनेट इसका, फिर ज़ीरो के बाद अपोजिट डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, फिर ज़ीरो हो गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन पीक पे गया, फिर घटते घटते ज़ीरो हुआ, सो ऑन सो। तो ये इस प्लेन पे ऑसिलेट हो रहा है। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, जो बात यहाँ लिखी गई है। ये ऑसिलेटिंग। तो यहाँ तक जो डिस्कशन हो गया है, इसके बाद अब नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग इसके आगे देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Thank you.